Hello students, hope you all are doing well and enjoying your studies on your online platform or I can say in your online classes. Okay, तो जैसा कि आप सबको पता है दिस मी अंशु जोशी मैम और हम लोग पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने पार्ट ए के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट कर लिया है। वहीं पे हम लोग फर्स्ट सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है और थर्ड यूनिट का आई थिंक सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और पार्ट बी के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है और यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कैसे राज्यसभा और लोकसभा बनती है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में सारी चीजें पढ़ी थी हमने, प्रेसिडेंशियल पावर्स के बारे में पढ़ा था, राज्यसभा कैसे बनती है, राज्यसभा के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, उनका टेन्योर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लोकसभा। राज्यसभा हम कल कर चुके हैं, आज हम लोकसभा को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि पार्लियामेंट के काम क्या क्या होते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू पर्टिकुलर हाउसेस। कौन से हैं? दो हाउसेस, एक तो होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस, है ना। अपर हाउस इज मेड अप ऑफ राज्यसभा, इट इज नोन एज राज्यसभा, वेयर लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा। क्लियर है? तो ये समझ में आ गई चीजें आपको, लोकसभा राज्यसभा का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए और इससे रिलेटेड सारी चीजें हम कल जो वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना कल का वीडियो, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। व्हाट इट इज, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552। कितने हैं लोकसभा की सीटें, कितनी है इंडिया में? लोकसभा की सीटें कितनी है? 552 कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से करीब करीब 530 मेंबर जो है वो स्टेट से होते हैं, जबकि 20 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। 530 मेंबर स्टेट्स, 20 मेंबर यूटीज एंड उसी के अलावा 2 मेंबर एंग्लो इंडियंस। कल पढ़ा था हमने, ये चीजें कल पढ़ी हमने, याद कीजिए इन चीजों को। ठीक है, तो ये चीजें आपने कल पढ़ ली थी। एट प्रेजेंट आज की डेट में लोकसभा की 552 में से कितनी सीटें भरी हुई है? 545 सीटें भरी हुई है। ठीक है, 545 सीट्स ऑलरेडी भरी हुई है लोकसभा की। ये जो 30 रिप्रेजेंटेटिव, 13 रिप्रेजेंटेटिव और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। ये सभी किसके द्वारा सेलेक्टेड होते हैं? ये तो इलेक्शंस के द्वारा होते हैं, यूटीज और स्टेट्स के। ये जो 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं डायरेक्ट कौन सेलेक्ट करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेज इन द स्टेट्स। स्टेट्स के अंदर टेरिटोरियल और स्टेट्स कॉन्सिक्वेंसेज के बेसिस पर लोकसभा के जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। हम लोग को चुनते हैं हमारे मेंबर्स, वार्ड मेंबर्स चुनते हैं, वार्ड मेंबर्स मिलकर के एमएलए चुनता है, एमएलए और वार्ड मेंबर्स मिलकर के आगे के मिनिस्टर चुनते हैं। लोकसभा किससे कंसिस्ट करती है? एमपी एमएलए से, है ना। एमएलए जितने भी होते हैं, वार्ड मेंबर्स वगैरह हमारे जो है उनसे ऊपर एमएलए होते हैं। तो इस तरीके से एमएलए से मिलकर क्या बना होता है? हमारी लोकसभा बनी होती है। एमपी एमएलए से ही हमारा पूरा पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, एमपी एमएलए, पीएम, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स एंड प्रेसिडेंट, ये सब चीजें मिला करके हमारा पार्लियामेंट बना हुआ है। ठीक है, तो territorial constituencies of the states are conducted by the people only. The election is based on the principle of universal adult franchise. Adult franchise के बेसिस पर होता है इलेक्शन। 18 से ऊपर है आप तभी आप वोट दे सकते हैं। इसके अलावा हर इंडियन सिटीजन जो 18 से ऊपर है वो वोट दे सकता है और वो वोट देने का अधिकार रखता है, चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है। 18 से अंदर के लोग नहीं दे सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप 18 से ऊपर हैं आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वोटर आईडी बनवाइए अपना, आधार कार्ड और आपकी सिटीजनशिप के बेसिस पे आपके वोटर आईडी आएगा, उस बेसिस पे आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, अब द कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो 21 साल था एडल्ट फ्रेंचाइजी, पता है आपको। उसके बाद में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 21 साल डिसाइड की गई थी एडल्ट फ्रेंचाइजी, लेकिन जब हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ? 1988 में। 1988 के अंदर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसके द्वारा क्या डिसाइड किया गया? एज जो होगी एडल्ट फ्रेंचाइजी की वोट देने की वो 21 से क्या कर दी गई? 18। क्वेश्चन आता है 21 से 18 वर्ष की जो उम्र
1981 किस वर्ष में? 1988 में। क्लियर है? ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में तो हाँ ठीक है, इतना काफी है इसके लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। एंड अदर देन दिस, इन लोकसभा अकॉर्डिंगली टू द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1965। अब पार्लियामेंट के अंदर यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो मेंबर्स है, स्टेट्स में तो इलेक्शन हो जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज में मेंबर्स कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे? तो मेंबर्स से पहले नहीं होते थे यूनियन टेरिटरी से सेलेक्ट, लेकिन बाद में किए गए। तब क्या किया गया? 1965 में एक एक्ट पास किया गया, उसके द्वारा यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स को भी क्या किया जाएगा? पार्लियामेंट में हिस्सा, लोकसभा में हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स, प्रेसिडेंट खुद चुनता है 2 मेंबर्स को। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है? ये तो आपने बोला, आप कहेंगे कि भाई आपने ये तो बता दिया कि स्टेट्स में तो इलेक्शंस होते हैं, यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है? तो यूनियन टेरिटरीज में भी इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और डायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा जो एंग्लो इंडियंस होते हैं 2, अभी हमने डिस्कस किया 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, 2 जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, इन एंग्लो इंडियंस को कौन सेलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट खुद इलेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा originally the provision to operate till 1960 but has been extended till 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है इसे। पहले तो ये माना गया था कि ये जो 2 एंग्लो इंडियन है इनको चुना जाएगा इसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। कब तक? 1960 तक, 1960 तक चुना जाएगा बस, उसके बाद में नहीं चुना जाएगा, एंग्लो इंडियंस को हटा दिया जाएगा। अभी हमें जरूरत है इसलिए हम एंग्लो इंडियंस को रखेंगे, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया किसके द्वारा? 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और ये डिसाइड किया गया कि एंग्लो इंडियंस को कंटिन्यू किया जाएगा कब तक? 2000 तक, 2000 तक, जो अब तक चला रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेन्योर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का टेन्योर क्या होता है? उसके मेंबर्स का टेन्योर क्या होता है? भाई हमने राज्यसभा में तो देखा 6 साल का टेन्योर होता है, 6 साल बाद अपने आप रिटायर हो जाता है पर्सन, मेंबर उसका, है ना। और हर तीसरे साल वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, रिटायर होता है पर्सन और फिर अगले साल इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, राइट। तो टेन्योर ऑफ लोकसभा क्या होता है? अनलाइक द राज्यसभा की तरह इट इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। ये कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। राज्यसभा तो क्या कंटिन्यू चल रहा है, एक इस 2/3 मेंबर रिटायर हुए, फिर नए सेलेक्ट हो गए, नए आगे जाते जाते रिटायर हुए, तब तक दूसरे सेलेक्ट हो गए, दूसरे रिटायर हुए, इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहता है। लेकिन लोकसभा ऐसे नहीं होती। लोकसभा जैसे आपने इलेक्शन हुए, एमपीज एमएलए चुन लिए गए, है ना, एमपी एमएलए चुन लिए गए। एमएलए एमपी चुन लेने के बाद में जब तक इनकी, अब ये है बीजेपी से, ठीक है, जब तक बीजेपी की सरकार चलेगी, कितने साल तक? 5 साल तक चलती है, फिर वापस इलेक्शन होते हैं, 5वें साल में फिर इलेक्शन होते हैं, आप अपना नया मेंबर चुनते हैं। तो बीजेपी की जब तक सरकार चलेगी तब तक नहीं ये लोकसभा चलेगी। जैसे ही बीजेपी की सरकार इलेक्शन से हटी, या वैसे भी अगर बीजेपी की सरकार वापस भी आ गई है तो भी उस इलेक्शन से पहले ही लोकसभा को क्या कर दिया जाता है? इलेक्शन के साथ ही भंग कर दिया जाता है, ठीक है। लोकसभा भंग होती है, हर पार्टी के बेसिस पे लोकसभा सेलेक्ट होती है और लोकसभा हर 5 सालों में क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। लेकिन राज्यसभा पार्टी के साथ में, इलेक्शन के साथ में भंग नहीं होती। राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, जबकि लोकसभा एक डिसकंटिन्यूइंग प्रोसेस है, ठीक है। उसको डिसॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, ठीक है। मान लो आप बीजेपी के लीडर हो, जब तक बीजेपी राज करेगी तब तक आप करेंगे, जैसे ही बीजेपी सत्ता से हटी आपकी सीट गई, कांग्रेस की सीट आएगी, है ना। तो ये चीजें, ये जो टर्म्स है, फर्दर द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ओके ठीक है, इसको लोकसभा को जो है डिसॉल्व किया जा सकता है अगर मान लो बीजेपी वापस आ गई, 5 साल बाद इलेक्शन हुए, वापस बीजेपी आ गई और बीजेपी चाहती है यही जो हुए हैं, अब इसके अंदर मेंबर तो नए आएंगे, आप इलेक्शन होंगे, आप वोट देंगे, जरूरी थोड़ी आप कोई पर्सन को वोट दोगे, नया पर्सन आएगा, नया इलेक्शन होगा, नया सब कुछ होगा। अब वो जब नए लोग आएंगे, नए इलेक्शंस होंगे, तो उस बेसिस पर बीजेपी क्या बनेगी? अपनी लोकसभा को क्रिएट करेगी, ठीक है। और क्रिएट नहीं किया जाता, बेसिकली जो एमपीज एमएलए सेलेक्टेड होते हैं, जो सेलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो आते हैं, अपने आप लोकसभा बनती है। जैसे ही उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, वो अपने आप भी खड़ जाता है। समझ में आया? जैसे आप लोगों के साथ होता है, आए 11th में पार्टिसिपेट किया, 11th का हिस्सा बने, सब लोग आए अलग अलग तरीके से। जैसे ही 11th कंप्लीट हुई, किसी को किस आर्ट्स में जाना है, किसी को कॉमर्स में जाना है, किसी ने डिसाइड कर लिया स्कूल ही छोड़ देना है,
तो इस तरीके से अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं और फिर आपकी जगह पे 11th में नए बच्चे आएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो यही प्रोसीजर लोकसभा में चलता है। क्लियर है? 6 मंथ्स का एक पीरियड होता है आफ्टर द इमरजेंसी ऑफ द ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेशन कंडक्ट करना है, अचानक से सरकार गिर गई है तो उसके लिए 6 महीने का समय दिया जाता है, फिर लोकसभा भंग कर दी जाती है, ठीक है। अब लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये दो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, समझ में आ रहा है? एक और चीज, ये भी तीसरा इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन, जब तक आप कोई, मान लीजिए भी फार्मर्स बिल का काफी मुद्दा चल रहा है, फार्मर्स बिल पास हुआ है, लोकसभा में गया है, लोकसभा से पास हो चुका है, लोकसभा से पास नहीं हुआ है तो भी सेशन में भी डिस्कस हुआ था, लोकसभा से पास नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि, लोगों का ये कहना है अपोजिशन पार्टी उसे लीड कर रही है, अपोजिशन में खड़ी है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, सिचुएशन क्या कंट्रोल में आ रही है? लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है बेसिकली, इसका क्या कनेक्शन है इस फार्म बिल से? तो देखो फार्मर्स बिल से ये कनेक्शन है कि जब तक कोई बिल लोकसभा से पास होता नहीं है तब तक वो राज्यसभा में नहीं जाता। जब तक 2/3 मतों से लोकसभा से 2/3 मेजॉरिटी के साथ में लोकसभा से वोटिंग के प्रोसीजर के थ्रू बिल पास नहीं होगा तब तक वो आगे राज्यसभा में नहीं जाएगा। जब तक बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में नहीं जाएगा तब तक वो आगे प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, राज्यसभा से क्लियर नहीं होगा। देखो एक प्रोसीजर है, आपको कोई चीज करवानी है, आपने सारे MP MLA हर जगह प्रोटेस्ट कर दिया तो लोकसभा में वो बिल जाएगा कि भाई ये चीज करनी है। लोकसभा के 2/3 मेंबर जो है, 2/3 मेंबर, एटलीस्ट मिनिमम 2/3 लोग जो है उस पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो वो पास होकर जाएगा, वो पास हुआ माना जाएगा लोकसभा से, फिर जाएगा वो राज्यसभा में। राज्यसभा उस बिल को देखेगी, उनको लगेगा नहीं इसमें सुधार की जरूरत है तो वापस भेज देगी, लेकिन अगर उन्हें लगेगा नहीं सही है, सही चीज है, बिल पास हो जाना चाहिए, तो उसको 2/3 मेंबर द्वारा, एटलीस्ट 2/3 मेंबर द्वारा क्या होगा, फिर साइन होगा, फिर वो आगे जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट देखेगा कि वो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, ऐसा क्या है इस बिल में, वो उस बिल को पूरा रिव्यू लेगा। बिल का रिव्यू लेने के बाद में प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा कि भाई चलो ठीक है, दोनों से आया है, सही है, पास कर दो बिल को। वो बिल जाकर तब, अब वो बिल जाकर क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। समझ में आ गई चीजें आपको? बस यही प्रोसीजर होता है कोई भी बिल के पास होने का। तो ये काम कहाँ से शुरू हो रहा है, लोकसभा से। तो ये लोकसभा का क्या हो गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, कानून बनाने का काम हो गया। कानून बनाने की शुरुआत तो यहीं से हुई है ना, तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया। इसके अलावा मनी बिल आते हैं, पैसे कितने पारित करने हैं, बजट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीजें भी कौन देखता है, लोकसभा। तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी कहाँ है, लोकसभा के हाथ में। इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मतलब राज्यसभा में जो मिनिस्टर है, उनको किसको कितनी पावर देनी है, ये डिसीजन भी किसके हाथ में होता है, लोकसभा के। समझ में आ रहा है? चौथा होता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वर्क ऑफ कैबिनेट। ये जो भी काम कर रहे हैं उसका लेखा जोखा ये लोग रखते हैं, इन्होंने सही किया या नहीं, इसको सही करो, इनको सही करवाओ, ये काम सही नहीं हुआ है राज्यसभा से, ये नहीं हुआ, इस मिनिस्टर ने ये काम सही नहीं किया, जल विभाग का जो मंत्री है उसने ये काम सही से नहीं किया, जल विकास मंत्री। तो इस तरीके से अलग अलग कैबिनेट के मिनिस्टर का क्रिटिकल एनालिसिस करने का काम भी कौन करता है, लोकसभा। तो क्रिटिकल एनालिसिस फोर्थ वर्क हो गया, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द वर्क ऑफ राज्यसभा। ठीक है, समझ में आई चीजें आपको? बहुत क्लियर चीजें, बहुत ही क्लियर चीजें। क्या चीजें हैं कि सबसे पहले तो हमने कल पढ़ा था कि पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, मतलब पार्लियामेंट का काम जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू करता है,
और जुडिशियरी ये देखता है कि लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाए वो सही है या नहीं, और जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव ने जो कानून लागू किए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, इसके बाद में अब इन तीनों कामों को करने के लिए पार्लियामेंट के दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हाउसेस बने हुए हैं, एक तो है राज्यसभा और एक है लोकसभा। इसके अलावा तीसरी जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। मैं आपको बता दूं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी राज्यसभा का हिस्सा होता है। ठीक है, तो वो भी इसके अंडर में आ रहा है। और फिर प्रेसिडेंट, मतलब सारा गवर्निंग जो पावर है वो सब यहाँ आ जाती है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी गवर्निंग पावर, गवर्नमेंट बनती है पूरी, है ना, और गवर्नमेंट टूटती भी वहीं से। उसके अंदर दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, एक तो होता है अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस होता है राज्यसभा का, लोअर हाउस होता है लोकसभा का। अब आप कहेंगे अपर हाउस बड़ा हाउस है, ऊपर वाला हाउस है राज्यसभा, कैबिनेट मिनिस्टर्स, पीएम वगैरह सब इसमें आ रहा है। लोकसभा लोअर हाउस है, छोटा हाउस है, तो पावर्स किसके पास में ज्यादा हुई? आप कहेंगे अपर हाउस। नहीं, पावर्स जो होती है वो हमेशा लोकसभा के हाथ में होती है, क्योंकि लोकसभा चाहे तो इसके सारे मेंबर्स को हटा सकते हैं, हटाने तक का अधिकार रखती है, इसलिए लोकसभा के हाथ में पावर्स ज्यादा होती है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में कैसे मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ा, काम क्या क्या होते हैं सब कुछ। आज हमने पूरा लोकसभा को पढ़ा। ठीक है, लोकसभा के मेंबर कैसे होते हैं, डिसॉल्व कैसे होती है लोकसभा, क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी। इसके अलावा हमने लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर और लोकसभा के स्पीकर दोनों के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की, उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल कंट्रोल और पावर्स टू कैबिनेट, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट वर्क होता है। इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट वर्क होता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ राज्यसभा। समझ में आ रहा है आपको? तो एक बार आप इनके नोट बना लीजिए, ये वर्क नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। फिर मैं आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, तो अब और कौन कौन से फंक्शन होते हैं? अब तक तो हमने 4 देखे, और भी फंक्शन होते हैं। तो सबसे पांचवा जो रूल होता है, जैसे चौथा तो हमने ये पढ़ा था क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ राज्यसभा, वर्क ऑफ राज्यसभा, फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड फाइनेंशियल और थर्ड है पावर्स टू कैबिनेट। अब हम देखेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या है? रोल ऑफ अपोजिशन। रोल ऑफ अपोजिशन, सरकार कैसा काम कर रही है, कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, ये सारा काम कौन रोल प्ले करता है? लोकसभा। लोकसभा ये देखती है कि राज्यसभा क्या काम कर रही है, हमें उस पर ध्यान रखना है, कोई ऐसा वैसा काम ना हो जिससे कि हमारे देश की जनता को प्रॉब्लम हो। तो ये सारा काम कौन करती है? हमारी लोकसभा करती है। और उसके बाद में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम एमपी एमएलए के पास जाएंगे, डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर के पास जाएंगे। एमपी एमएलए राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास जाएंगे, है ना। तो वो सब क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? हमें लोकसभा करती है। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर पे क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। जितना भी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से बिल पास होगा तो आ जाएगा, तो वो बिल का जो प्रोसीजर है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा वो बिल। एक्ट बन के कहाँ जाता है? हमेशा कोई भी एक्ट जब बनता है, बिल पास होता है तो एक्ट बनता है। वो एक्ट, वो कानून जो है वो कहाँ लिखा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क भी किसका हो गया? लोकसभा का हो गया। यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से क्लियर हुआ, तभी तो वो आगे जाएगा, है ना। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन लिख दिया आपने, तो यहाँ लिखिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। और फिर एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो होता है जुडिशियल फंक्शन। कानून से रिलेटेड सारा काम भी कौन देखता है? लोकसभा में देखा जाता है। मतलब कि अब राज्यसभा जो काम करे वो सही है या नहीं, प्रेसिडेंट ने जो पास किया वो सही है या नहीं, आम जनता जो काम करे वो सही है या नहीं, ये सब चीजें कौन देखता है? लोकसभा। तो सही या गलत का फैसला जुडिशियल फंक्शन ही तो है। तो जुडिशियल फंक्शन भी कौन करता है? लोकसभा करता है। एक लास्ट फंक्शन जो होता है वो होता है इलेक्टिव फंक्शन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कौन करता है? लोकसभा ही तो करती है। राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कौन करेगा? लोकसभा ही तो करेगी। इसलिए इलेक्टिव फंक्शन भी क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसके लास्ट 9 फंक्शंस थे। ठीक है, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। ये वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस वर्क के बेसिस पर जो भी चीजें बाकी बचती है वो आपसे कल के वीडियो में या कल के वर्क के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो अब नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम इसका नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का। इसलिए
बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नोट्स कैरी कीजिए, आप नोट्स बनाइए और नोट्स शेयर कीजिए मुझसे। मेरे पास में आपका वर्क और नोट्स नहीं आ रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नोट्स नहीं बना पा रहे, कोई इशू, आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।